नीट 2026 के पेपर में जब इरेगुलरिटीज की बात आई थी और पेपर को कैंसिल कर दी गई, उसके बाद देश भर में बहुत बड़ी आंदोलन हुए और इसमें स्टूडेंट्स का गुस्सा नजर आया। लेकिन ये सिर्फ नीट एग्जामिनेशन की बात सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, ऐसे कई सारे एग्जामिनेशन है जो आए दिन जिनमें इरेगुलरिटीज की बात हमें देखने को मिलती है। चाहे वो पेपर लीक का इशू हो, चाहे वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी का इशू हो, चाहे वो ओएमआर सीट के साथ टेक्निकल इशू हो, तो कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम से, रिक्रूटमेंट सिस्टम से ट्रस्ट उठता जा रहा था। और ये जो आंदोलन, नीट के नाम पर आंदोलन हुई थी, तो नीट तो बस एक इमीडिएट ट्रिगर थी इस मूवमेंट की। पर छात्रों का गुस्सा बहुत पहले से ही एग्जामिनेशन और कंडक्टिंग एजेंसीज और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनता जा रहा था। तो आफ्टर दिस मूवमेंट, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड amendment in its earlier introduced Public Examination Act. So in 2024, there was Public Examination Prevention of Unfair Means Act. And in 2026, the act was amended. The amendment to the act was introduced in the parliament on 27 July and it was passed in the parliament. Now, what are the provisions of the act and how it is different, how what it's changed from its earlier act, that need to be understood. And the more important issue is how efficient is the act. Will this amendment act really strengthen the examination system? Will it really bring back the trust of the students in the recruitment agencies and in the public examination system? In this video, we are going to analyze the provisions of the act and its critical analysis. So the act is an amendment to the earlier passed Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. So what it changed in this amendment act? Let's find out some of its provisions. 2024 की जो एक्ट थी, 2024 की एक्ट, इसमें अनफेयर मीन्स में इंडल्ज्ड इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स इंडल्ज इन individuals indulged in the unfair means will get imprisonment up to 3 to 5 years and a fine of up to rupees 10 lakh. This imprisonment, to make the act more stringent, to more harsher, the government has increased the imprisonment term from 3 to 5 years to 5 to 10 years, and the fine from 10 lakh to 50 lakh. Penalty for the service providers involved in cheating. क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कई ऐसे कंप्लेन हो, बीपीएससी में हो या फिर अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी कुछ जो इशू चल रही है उसमें हम देखते हैं, या इन जनरल कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो ये बायोमेट्रिक वाली जो बात आती है कि जो बायोमेट्रिक चेक होती है तो उस समय ही क्वेश्चन या ओएमआर की वो ओएमआर को कैप्चर कर लिया जाता है और उसके बाद वहां से जो भी इरेगुलरिटीज हैं एग्जाम की जिस फॉर्म में भी है वो उसके बाद भी हमें देखने को मिलती है। कई बार सेंटर के बारे में हमें पता चलती है कि इस सेंटर पे गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। और कई बार जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जो भी एजेंसीज, जैसे नीट के केस में ही हम देखते हैं, तो एनटीए तो एक नेशनल लेवल पे टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, पर वो भी किसी को
ऑक्शन में किसी एजेंसी के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती हैं, अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं किसी भी इरेगुलरिटीज में, तो उनके लिए पहले जो पेनाल्टीज हुआ करती थी वो बहुत ही कम पेनाल्टीज थी। लगभग 1 करोड़ के आसपास पेनाल्टीज थी। लेकिन उस पेनाल्टी को बढ़ा करके अब 5 करोड़ कर दिया गया है। और कम से कम 5 साल की इम्प्रिजनमेंट, 5 साल तक की जेल टर्म है उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई बड़ी गैंग, कोचिंग माफिया या कोई भी एग्जामिनेशन लीक माफिया, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क का पता चलता है, या किसी भी गैंग जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके लिए कम से कम 7 साल तक की जेल की सजा है और कम से कम 10 करोड़ का फाइन है। उनको 10 करोड़ का फाइन उनसे लिया जाएगा। जो भी गिल्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनके लिए प्रोविजन थी कि अगर वो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको 4 साल के लिए डीबार किया जाएगा, 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता था। अब उस ब्लैकलिस्ट के पीरियड को 4 साल से बढ़ा करके 8 साल तक का कर दिया गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट में स्टेब्लिश स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी अगर जरूरत पड़ी तो गठित कर सकती है। और जो इन्वेस्टिगेशन होगी पेपर लीक या पेपर एग्जाम की इरेगुलरिटीज के लिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको 2 महीने में कंप्लीट करने की प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई है। इससे पहले 2024 के एक्ट में कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं थी। अब इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने के अंदर कंक्लूड करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए। पहले कोई डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहेगी तो अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो भी ऑफेंसेज हैं उनकी ट्रायल रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स में पहले होती थी। 2024 एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स में ही उनकी ट्रायल होती थी, उन ऑफेंसेस की ट्रायल होती थी। लेकिन अब उसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हर स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ट्रायल की टाइमलाइन 3 महीने की है। पहले 2024 के एक्ट में ऐसी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन अब ये कहा गया है, अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन है कि 3 महीने के अंदर, चार्जशीट फाइल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस ट्रायल से जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी अपील करती है हाई कोर्ट में, तो उस हाई कोर्ट को 3 महीने के अंदर, यानी कि इन अंडर 90 डेज, द हाई कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑन द अपील्स। अगर 90 डेज के बाद अपील फाइल की जाती है तो हाई कोर्ट शुड नॉट टेक अप दैट इशू। So these are the provisions of Public Examination Amendment Act. एंड इन इन प्रोविजंस को देख करके लगता तो है कि गवर्नमेंट कितनी डेडिकेटेड है एग्जामिनेशन को फेयर कंडक्ट कराने के लिए, और कठोर सजा के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध हमें देखने को दिखती है इस प्रोविजन से। पर इसमें एक दिक्कत है। हालांकि जो इसमें इश्यूज है उसको उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें से एक चीज हमें समझ में नहीं आती है कि ये जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में दी गई है, तो वो है गवर्नमेंट की कि जो भी अगर ऑफेंस हो गई उसके बाद, लेकिन उस ऑफेंस को रोकने के लिए कोई प्रोविजन हमें नजर नहीं आती है। गवर्नमेंट की रैशनल इसमें ये नजर आ रही है कि जो सजा को इतनी कठोर की गई और पेनाल्टी को, फाइन को इतनी बढ़ाई गई, तो गवर्नमेंट का पर्पस ये लगता है कि जो ये पेपर माफिया, लीक माफिया है, पेपर जो माफिया है, ये एग्जामिनेशन माफिया, उनके बिजनेस
प्रॉफिटेबल ना हो, उनको फाइन इतनी ही देनी पड़े कि उनकी बिजनेस प्रॉफिटेबल ना रह जाए। तो एक रेशनल तो ये लग रही है फाइन को बढ़ाने में, पर अदरवाइज इसके अलावा ऑफेंस को रोकने के लिए, इस इंसिडेंट को रोकने के लिए इस प्रोविजन में कोई भी ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती। मोर ओवर, जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं उनको अगर हम क्रिटिकल एस्पेक्ट में देखें, तो हम देखते हैं कि जो एक प्रोविजन है रिजिड ट्रायल डेडलाइन, जो हमने देखा था कि 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट्स को चार्जशीट फाइल होने के 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट को ट्रायल को कंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की ही हम पिछली कुछ जजमेंट्स को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी क्रिमिनल केसेज होते हैं, वो क्रिमिनल केसेज एक जैसे नहीं होते हैं। सभी क्रिमिनल केसेज में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ उनमें बहुत सिंपल केसेज होते हैं, कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेज होते हैं। कुछ की ट्रायल बहुत जल्द हो जाती है, 1 से 2 दिन के अंदर भी ट्रायल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेज होते हैं जिसमें मल्टीपल एविडेंसेज होते हैं, मल्टीपल विटनेसेज होते हैं, और कोर्ट और केस की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि उसको कंक्लूड करते करते काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो एक रिजिड टाइमलाइन 3 महीने की, ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लग रही है क्रिमिनल केसेज में, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दूसरी, जो 90 डे की अपील है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट में 90 डे के अंदर अपील कर सकता है। तो इसमें भी कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से होकर के इस प्रोविजन को गुजरना पड़ सकता है फ्यूचर में। क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, ये कहती है कि जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की इस तरह की जो भी मैंडेट डिसीजन होती है, वो कोर्ट्स में मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे। वही मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को कोर्ट्स को अडेयर करना पड़ेगा। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स के अपने अपने जजमेंट से, अपने अपने ओपिनियन से, कुछ हाई कोर्ट्स कहते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट्स की डिस्क्रिशन होनी चाहिए। वहीं कुछ हाई कोर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये जो 90 डे की विंडो है, 90 डे की टाइम लिमिट है, तो इट इज सफिशिएंट एंड कोर्ट शुड अडहेयर टू दिस प्रोविजन। However, Supreme Court has opined that in its one of the judgment, Supreme Court has ruled that in genuine cases, अगर जेन्युइन केस है, तो सिर्फ इस मामले में इस अ, आधार पर उस केस की अपील को नहीं सुनना चाहिए कि वो 90 दिन उसकी कंप्लीट होगी। अगर जेन्युइन केस है, तो कोर्ट्स को इस मामले में हमें फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। थर्ड इशू, डिलेड इन्वेस्टिगेशंस की जो कॉन्सिक्वेंस अगर हो जाए, जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर स्पेशल टास्क फोर्स या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, या जो ऑफिसर्स इसके इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए हैं, तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया कि वो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें। लेकिन ये नहीं कहा गया कि अगर 2 महीने में ये जो अथॉरिटीज हैं, ये ऑफिसर्स हैं, अगर 2 महीने में कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या। अगर 2 महीने में कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या। तो अकाउंटेबिलिटी का निर्धारण नहीं किया गया है इस प्रोविजन में, इस एक्ट में। अनलाइक पॉक्सो में, या जो और भी कुछ केसेज हैं जिनमें अगर टाइम लिमिट में, अगर टाइम पीरियड के अंदर, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसमें अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कंक्लूड नहीं कर पाता है इन्वेस्टिगेशन, तो उसको रिटेन देना पड़ता है, उसको रिटेन देना पड़ता है। जब भी अगर उसको टाइम एक्सटेंड कराना है, तो वो रिटेन
उसको परमिशन लेनी पड़ती है और उसको जवाब देनी पड़ती है, रिटन आंसर देनी पड़ती है कि व्हाई इट कैन कुड नॉट कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन विद इन द रिक्वायर्ड डिजायर्ड टाइम पीरियड एंड व्हाई इट रिक्वायर्स मोर टाइम, but no such accountability has been provided in the Amendment Act, Public Examination Amendment Act. So this is also one of the important critics regarding this Amendment Act. Now, one of the more important issue is फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अलोन मे नॉट सॉल्व डिलेज। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो अपने आप में जरूरी नहीं कि वो जो केसेस की डिले है उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि जो हमारी एक्सपीरियंस बताती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो और भी मामले में है, जैसे रेप के मामले में या पॉक्सो केसेस के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट्स में बनाए गए हैं। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन केसेस ऑफ रेप्स एंड पॉक्सो केसेस। बट ये देखा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 1 लाख से भी अधिक केसेस पेंडिंग है। 1 लाख से भी अधिक केसेस पेंडिंग है, और जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से भी ऊपर इसमें ट्रायल चल रही है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अलोन may not solve delays. So what we need the judicial lacuna. We need to improve the judicial lacuna, judicial deficit. What do I mean by judicial deficit? We have to ensure there is no shortage of judges. We have to ensure that there is the staff required for the cases are there. Witnesses and administrative capacity, we have to improve all these things. So unless we improve these lacuna of judiciary, we cannot expect that fast track courts, the fast track courts to give us immediate results. Now finally, the deadlines on paper versus reality. There are deadlines about investigation, there are deadline about trials. But we have seen in case of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, earlier Criminal Procedure Code, and in POCSO cases, investigations take much longer. Even there are certain cases where investigations go beyond 6 months. So it is not sure how this legislation, this amendment, will ensure investigation within 2 months. It is not sure whether the fast track courts will give us efficient result, efficient judgment, and within shorter time period, without diluting the efficiency of judiciary and efficiency of rule of law. So these are certain issues which need to be understood before we adopt public examination unfair means prevention of unfair means amendment act. So I hope the issue is clear to you now. So where do we stand? How do we approach? What should be our stand? See, the government seems to be serious this time. And given this type of movement, government cannot afford another mass movement. Government cannot show that it is unaccountable. So government seems ensure. Even Prime Minister, our Prime Minister has come to Instagram. He regularly posts Instagram videos, and in his first 2 videos, he talks about these provisions. He wants to gain the confidence of the Gen Zs, our younger generations, the one who is mostly affected by these examination irregularities and other sorts of problems. So government seems very serious this time.
And government has no doubt introduced some better provisions, the fast track courts, and it has increased the jail terms, it has increased the uh, fines for the culprits. But the real problem is not in the legislation or the harshness of the legislation. It's in the effectiveness of the legislation. It's in the implementation part. So unless these issues are addressed, these institutional reforms are done in the judiciary, there will be loopholes in the examination system or any offense. Because we have fast track courts for POXO cases and rape cases. But still, these cases regularly happen. So it's not the harshness of the punishment that will deter the offense or the crime, it's the frequency of the outcome that matters. So this was all about the new legislation, Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, आपने इस बिल के प्रोविजंस के साथ साथ इसके क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल पार्ट को भी समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट इशू के साथ। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उनके भी क्रिटिकल पार्ट को समझेंगे। So meanwhile, take care and all the best for your examinations.